हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग, सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर वेरी ओन शिग्रफ मैम और आज हम बेटा एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। फटाफट से इस लेक्चर को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। ये भी आपका बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर था जिसके बारे में बच्चे बोल रहे थे कि इस चैप्टर के बारे में मैम थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दीजिए। तो भाई आ गया है ये चैप्टर, ये आ गया है आपके सामने रिवीजन लेक्चर, इसको आप रिवाइज करिए। जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वहां कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं विद बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है या ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है? तो देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज करी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, पैसा नहीं है, इसमें पैसे का कोई यूज नहीं है, मनी का कोई रोल नहीं है, मनी तब तक था भी नहीं। मनी तो तब आया जब बार्टर सिस्टम मुश्किल पड़ने लगा लोगों के लिए, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज करे जा रहे थे। अब इस बार्टर सिस्टम का एक बहुत ही एसेंशियल फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है जहां पर व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द पर्सन विशेस टू बाय। क्या मतलब हुआ? मैं हूं, मेरे पास एप्पल है, मेरी फ्रेंड के पास मैंगोज है। अब मुझे मैंगोज चाहिए है तो मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी? तुम मेरे एप्पल्स ले लो, मुझे तुम मैंगो दे दो। लेकिन ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड वाला फीचर ये कहता है कि अगर मुझे उसके मैंगोज की जरूरत है तो उसे मेरे एप्पल्स की जरूरत होनी चाहिए। मुझे उसके मैंगोज की जरूरत है लेकिन अगर उसे एप्पल की ना होकर ग्रेप्स की जरूरत है तो ऐसे में हम फिर गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका डबल कोइंसिडेंस वाला फीचर है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो बोथ पार्टीज हैव टू एग्री, दोनों पार्टी को, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है, दोनों को इस चीज पर आकर एग्री करना होगा कि जिसके पास जो सामान है उनको एक दूसरे सामान की जरूरत होगी। अब ऐसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इन्हें चाहिए हैं शूज, इनके आई विल गिव यू शूज वगैरह, मैं आपको शूज दूंगा, मुझे आप वीट दे दो। वो बोल रहा है मुझे शूज नहीं, मुझे कपड़े चाहिए। ये बोल रहे हैं मुझे शूज चाहिए लेकिन मुझे वीट नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या है, बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए है सामने वाले के पास होना चाहिए और जो सामने वाले के पास है, जिसकी जो जरूरत है वो मेरे पास होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम काम करेगा। तो ऐसे क्या था, बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे लोग मिले कि हमें जिसकी जरूरत है वो सामने वाले के पास हो और सामने वाले की जरूरत हमारे पास हो। तो ऐसे में क्या होता है, मनी का इवॉल्वमेंट होता है, पैसा यहाँ पर आता है। तो मनी को हम क्या बोलते हैं? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं और जनरली इसे हम एक्सेप्ट भी करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि पैसा देकर हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। पैसे के अपने में खुद में कोई यूज नहीं है, वो रखा हुआ है, लेकिन जब आप उसे एक्सचेंज में यूज करेंगे तब उसका यूज निकल कर आता है, ठीक है। तो मनी एक ऐसी चीज है जिसको आमतौर से हर व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि भाई इसे हम यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए, ठीक है। पैसा जो है बेटा वो एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करता है गुड्स के एक्सचेंज में। वही चीज मैंने अभी आपको बताई कि हमें कोई सामान खरीदना बेचना है तो माध्यम क्या है हमारा? पैसा है, मनी है, ठीक है। इसीलिए इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और पैसे के आने से ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत खत्म हो गई, बार्टर सिस्टम फेल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन मनी डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टाइम्स। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पैसा चल रहा था, नहीं। स्टार्टिंग में क्या था, पैसे के अलग अलग फॉर्म्स थे। जैसे कि पहले पैसा जब नहीं आया था तो ग्रेन्स, कैटल्स, ऑब्जेक्ट्स, ये जो सामान है इसको एक तरीके से पैसे की तरह यूज करते थे। पैसे की इन सामान को हम पैसे की तरह यूज करते थे कि भाई बकरी देकर 50 किलो आटा ले लिया, ग्रेन्स देकर हमने कुछ जानवर खरीद लिए, इस तरीके से यूज करते थे। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आती है मेटेलिक कॉइन्स आते हैं, कॉपर कॉइन्स आते हैं, सिल्वर कॉइन्स आते हैं, गोल्ड कॉइन्स आते हैं। तो अब एक तरीके से देखो ये प्रेशियस मेटल्स हैं, ठीक है। मेटलिक कॉइन्स आए निकल के, ये आपको दिखने को मिल रहा है कि पहले किस तरीके के सिक्कों का हम इस्तेमाल करते थे। तो धीरे धीरे पैसे का इवॉल्वमेंट होने लगा, सिक्के आने लगे। अब आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, करेंसी नोट्स यूज करते हैं। 10 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का। आज के टाइम पर हम करेंसी नोट्स यूज करते हैं। और अब तो बिल्कुल लेटेस्ट करेंसी आ गई है, जिसे हम, एक नया कॉन्सेप्ट आया है मनी में, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ये आपकी एक तरीके से डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या आता है, करेंसी नोट्स आते हैं, ठीक है।
एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नाउ अब क्वेश्चन आता है भाई व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे को हम क्यों यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने आपको बताया कि पैसे का अपने में खुद में कोई इस्तेमाल नहीं है जब तक उसे हम एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज ना करें, ठीक है। जैसे कि मॉडर्न करेंसी इज विदाउट ऑफ एनी यूज ऑफ इट्स ओन, नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल। देखो पैसे का अपने में कोई यूज इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी कीमती चीज से नहीं बना है, एक कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन चूंकि उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज करते हैं, एक तरीके से उसे हम माध्यम बनाते हैं सामान को खरीदने बेचने के लिए, इसीलिए उसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। अब वो बोल रहा है इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम कोई और चीज यूज करते हैं, कागज तो और बहुत सारे हैं, लेकिन पैसा ही क्यों, मनी ही क्यों। तो इसका आंसर ये है क्योंकि ये मनी जो है हमारी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है, इसीलिए हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं। अब ये करेंसी नोट्स कौन इशू करता है, कौन छापता है, तो आरबीआई करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई के पास ये राइट है, ये अधिकार है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही कर सकती है, करेंसीज को इशू कर सकती है। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन, कोई दूसरे इंडिविजुअल्स ये काम नहीं कर सकती। आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बिहाफ पर ही उसके पास इतना राइट है कि वो करेंसीज इशू कर सकती है। और दूसरी चीज कि रुपए में, क्योंकि हमारे कंट्री में रुपए चलता है, तो रुपए में आप कोई भी रुपए में आप कोई भी ट्रांजैक्शन को मना नहीं कर सकते, आप लीगली उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते। हम आमतौर से क्या कहते हैं, भाई 10 रुपए का नोट है भैया बदल दो, हम इसे नहीं लेंगे, नहीं हम ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी ऑफिशियल है, हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने इसे ऑथराइज किया है। हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई इसे चेंज कर दो, लेकिन अगर रुपए में आप जो है लीगली अगर आप मना करेंगे तो दैट इज नॉट करेक्ट। चलिए अब आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। भाई सबको सैलरी मिलती है, सबके पास पैसा होता है, तो लोग क्या पूरी सैलरी घर पे रखते हैं? नहीं, लोग क्या करते हैं, बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें अपना एक्स्ट्रा कैश रखते हैं। उस कैश पर, जो कैश हमारा बैंक अकाउंट में है, बैंक हमें उस पर क्या करता है, हमें इंटरेस्ट देता है और हमारे पैसे को अपने पास रखता है। ये जो पैसा हमने बैंक अकाउंट में रखा है, क्योंकि इसे हम अपने डिमांड पर कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। ऑन वन हैंड पीपल मनी इज सेफ इन बैंक अकाउंट्स। अब हम अपना पैसा जब हम बैंक अकाउंट में रख रहे हैं तो एक तरीके से हमारा पैसा सेफ है। घर पे रखेंगे तो चोरी हो सकती है, लेकिन बैंक में रखेंगे तो वो पैसा सेफ है, प्लस बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। हमारे अगर मेरे खाते में अगर 10 रुपए है तो बैंक उस पर अगर 2 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, 2% इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो 10 के 12 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन घर पे रख के तो 10 के 10 ही रहेंगे, बल्कि 10 के 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, चेक फैसिलिटी अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट्स। अब देखो इसके बैंक डिपॉजिट्स क्या, जो अभी हमने पढ़ा, डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक ने हमें एक फैसिलिटी दे रखी है जिसे हम कहते हैं चेक फैसिलिटी। अब ये चेक क्या होता है, तो चेक आपका एक तरीके से एक इंस्ट्रक्टिंग पेपर है बैंक के लिए, इंस्ट्रक्शन देता है वो बैंक को कि भाई एक इतना स्पेसिफिक अमाउंट आप डिपॉजिटर के खाते में से निकालकर उस आदमी के खाते में डाल दीजिए जिसके नाम पर हमने ये चेक काटा है, तो इसे कहते हैं चेक। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये होता है चेक। यहाँ पर जिसके नाम पे चेक काटा है वो उसका नाम रहता है, यहाँ पैसे लिख के होते हैं, यहाँ साइन होता है, ये सारे आपके चेक नंबर होता है, कोड होते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक है, ठीक है। तो चेक फैसिलिटी इस चीज की पॉसिबिलिटी देती है कि आप किसी को मनी यूज ना करके, कैश ना यूज करके आप डिजिटल ट्रांसफर भी कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। आप पेमेंट कर रहे हैं लेकिन विदाउट यूज ऑफ कैश, पैसा नहीं कर रहे, पैसे का यूज नहीं कर रहे, कैश का यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप पेमेंट भी कर रहे हैं, तो ये फैसिलिटी हमें चेक प्रोवाइड करता है। अब बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स क्या है बेटा, एक इंस्टीट्यूशन है जो आमतौर से क्या करते हैं, डिपॉजिटर्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल हु हैव सरप्लस कैश। बैंक्स क्या, बैंक्स कौन होते हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों के एक्स्ट्रा कैश को लेकर अपने पास जमा करते हैं, रखते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, डिमांड करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। ये दोनों आपस में क्लोजली लिंक्ड करते हैं आज की मॉडर्न बैंकिंग सर्विस को ध्यान में रखते हुए। बैंक क्या करता है बेटा, बैंक क्या करता है, lend the money to those borrowers who need funds for the fulfillment of their various रिक्वायरमेंट्स। बैंक क्या करता है, भाई जो पैसा हमारा रखा हुआ है बैंक में, ठीक है, सबका सब तो हम यूज नहीं करते, तो बैंक क्या करता है, कुछ पैसा हमारे पास अपने पास रखता है
एज सिक्योरिटी कि भाई लोग कभी भी आकर अपना जरूरत पड़ेगी तो पैसा निकालेंगे, बाकी पैसे को उठाकर वो उस व्यक्ति को दे देता है जिसको पैसों की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब लोन दे देता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे खाते में 100 रुपए है, तो बैंक क्या करेगा, 15% अपने पास ऐसा कैश रखेगा, बाकी 85 रुपीज को क्या कर देगा, उठाकर लोन दे देगा। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, यही चीज आ गई। बैंक क्या करता है, अपने पास स्मॉल पोर्शन रखता है डिपॉजिट्स का, बाकी सब उठाकर वो लोन दे देता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर इंडिया में जो परसेंटेज है अपने पास बैंक का जो परसेंटेज है कि कितना परसेंट उसे अपने पास कैश रखना है, वो आपका 15% है। बाकी 85% का वो क्या कर देगा, उठाकर जाकर लोन दे देगा। तो जिसको जरूरत है उसे लोन मिल जाता है, बाकी ये 15% अपने पास रखा ही हुआ है, मुझे कभी जरूरत पड़ेगी मैं कभी भी जाकर बैंक से पैसा निकाल सकती हूँ। बैंक यूज मेजर पोर्शन टू गिव लोन्स, वही चीज मैंने आपको बताया कि जो 85% है, 15% तो अपने पास कैश रख लिया, जो 85% है उसे उठाकर लोन दे दिया, ठीक है, जिस पर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 2% है, लेकिन जो लोन से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं वो 10% है। तो जो बीच का फायदा निकलता है, जो डिफरेंस होता है, ये होती है बैंक की इनकम। हमें 100 रुपए में 2% मिलेगा तो हमारे 100 के बन जाएंगे 102, लेकिन किसी को 100 रुपए का अगर लोन दिया और उससे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया तो उसके बन जाएंगे 100 से 110। तो वो 2 रुपए हमें बैंक कहाँ से दे रहा है, हमें इंटरेस्ट कहाँ से दे रहा है, वो इसी 10 में से दे रहा है जो उसे एक्स्ट्रा इनकम आई है बैंक की। तो उसमें से 2 रुपए उठा के हमें दे देंगे वो इंटरेस्ट, और बाकी 8 रुपए क्या आती है, ये आती है बैंक की इनकम। तो ये है बैंक की इनकम की डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोअर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द इनकम ऑफ द बैंक। ये बैंक की इनकम होती है। नाउ टू क्रेडिट टू डिफरेंट सिचुएशंस। देखो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है सिंपली लोन। लोन क्या होता है, लोन एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर सप्लाइज टू बोरोअर्स, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, लेंडर जो है वो बोरोअर को पैसा देता है उसे, और बोरोअर उसको प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर में आपके इस पैसे को वापस कर देंगे। लोन यही तो होता है, जिसे हम उधार कहते हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति पैसा देता है, दूसरा व्यक्ति पैसा लेता है। जिसने पैसा लिया है, बोरोअर जिसे हम बोलेंगे, वो क्या वादा करता है कि भाई हम आपका पैसा इतने दिनों में वापस कर देंगे। अब ये दो केस स्टडीज आपके बुक में दी गई है। इसमें पॉजिटिव निकल के आया है कि भाई लोन चाहिए था, लोन लिया, एक जूतों का 3000 जूतों का यहाँ पर आप उसको ऑर्डर मिलता है, लोन लेता है, जूते बनाता है, प्रॉफिट होता है, फिर लोन अदा कर देता है। वेराज अगर स्वप्ना की बात करें तो स्वप्ना लोन लेती है लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती है, तो लोन वो पहला भी नहीं चुका पाती, दूसरा लोन ले लेती है, उससे इतना फायदा नहीं होता, तो उसको फिर वो कर्जदारी में डूबती चली जाती है। तो ये 2 सिचुएशंस हैं। तो पहली सिचुएशन में हमें ये देखने को मिला कि क्रेडिट यानी लोन ने क्या किया, जो प्रोडक्शन है, जो आदमी का स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया, उसकी अर्निंग इंक्रीज कर दी, इंक्रीज द अर्निंग, उसके स्टैंडर्ड इंक्रीज कर दिया, उसकी आमदनी बढ़ा दी। लोन से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वेराज अगर दूसरी सिचुएशन सपना की बात करें तो वो जो बोरोअर है सपना, वो और ज्यादा कर्ज में डूबती चली गई। चलिए अब आता है क्रॉप लोन जिसे हम कहते हैं कृषि ऋण। कृषि ऋण क्या होता है, ये क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व। अब देखो क्रॉप प्रोडक्शन में फसल उगाने में क्या क्या चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब ये किसान कैसे लाएगा, किसान तब ला पाएगा जब उसे सस्ता लोन मिलेगा, जब उसे कृषि ऋण मिलेगा, वो भी सस्ते दाम पर, ठीक है। तो किसान क्या करता है, ये लोन लेता है, 3 से 4 महीने के लिए लोन लेता है, बढ़िया फसल उगाता है, फायदा होता है, बेचता है, फायदा होता है, लोन अदा कर देता है, फिर से एक नया लोन लेता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब इस क्रॉप प्रोडक्शन के खर्चों को पूरा करने के लिए फार्मर क्या करता है, क्रॉप लोन लेता है बिगिनिंग ऑफ द सीजन में, यानी जब वो फसल बोने जा रहा है तब लेता है, और प्रीपे कब करता है, जब उसकी फसल तैयार हो जाती है, कट जाती है, बेच लेता है, जो भी फायदा होता है उससे वो लोन को चुका देता है। अब आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लोन की कुछ नियम शर्तें होती हैं, जैसे हर चीज की नियम शर्तें होती है, ऐसी लोन की भी कुछ नियम शर्तें होती है। क्या होता है ये, हर लोन की कुछ ना कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उसी को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में होता क्या क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कोलैटरल यानी किस चीज को आप एज अ गारंटी, एज अ गिरवी रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए प्रॉपर उसमें, मोड ऑफ रीपेमेंट चाहिए, सब एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें होती है। दूसरी चीज, हर लोन का अलग अलग कोलैटरल होता है, अलग अलग टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। कोई एजुकेशन के लिए लोन लेता है, कोई घर बनाने के लिए लोन लेगा, कोई आपका बिजनेस सेटअप
करने के लिए लोन लेगा, तो सबके टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी अलग अलग होते हैं। कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, एक तरीके से गारंटी होती है जो कि बोरोअर लेंडर को देता है, और वो गारंटी क्या करता है कि जब तक मैं आपका लोन नहीं चुका दूंगा तब तक ये चीज आपके पास गिरवी रहेगी। फॉर एग्जांपल, मुझे घर चाहिए है, मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, अब जब मैं 50 और बैंक ने एज अ कोलैटरल क्या रखा, मेरे घर के कागज एज अ कोलैटरल रख लिए। अब मुझे अपने घर के कागज तब मिलेंगे जब बैंक का मैं 50 लाख जो मैंने लोन लिया है विद इंटरेस्ट वापस कर दूंगी। मैं वापस कर दूंगी, मुझे मेरे घर के कागज मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं वापस नहीं कर पाई तब क्या होगा? तो अगर मैं वापस नहीं कर पाई तो बैंक क्या करेगा, मेरे घर को बेचकर अपना पैसा वसूल कर लेगा। ठीक है, तो इस कोलैटरल में क्या क्या आ सकता है? जैसे लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, व्हीकल आ सकता है, जानवर आ सकते हैं, डिपॉजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब देखो, इस क्रेडिट के दो तरीके हैं, दो तरीके से आपको लोन मिल सकता है। एक है आपका फॉर्मल सेक्टर, एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का मतलब हो गया सरकारी बैंक्स हो गए, फॉर्मल सेक्टर में आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, वेरएज इनफॉर्मल सेक्टर हो गया आपका मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में मैंने आपको बताया बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, देखो कोऑपरेटिव्स भी आपका एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर में आता है। क्या होता है ये? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक ये बहुत ही मेजर सोसाइटी है, ये एक मेजर सोर्स है जहां से लोगों को लोन मिलता है। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, कोऑपरेट करते हैं कुछ एरियाज में, लाइक फार्मिंग, वीविंग, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एटसेट्रा। इस तरह के लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं एक साथ। फिर क्या करते हैं वो, इसी मनी को वो एक तरीके से कोलैटरल यूज करते हैं और उससे कोलैटरल की तरह यूज करते हैं और बैंक से एक बड़ा अमाउंट लेते हैं एज अ लोन। बैंक इनको इस तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स खरीद सके, कल्टीवेशन कर सके, फिशरी कर सके, घर बना सके एटसेट्रा। तो बैंक इसलिए इनको उठाकर लोन दे देता है। ठीक है, जब वो लोन वापस कर देते हैं तो फिर से एक नया लोन लिया जाता है। अब आता है क्रेडिट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कितना % आदमी कहां से लोन ले रहा है। तो दोनों तरीके से बात करेंगे तो देखो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि सरकार से 1% ले रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25% ले रहा है, कॉमर्शियल बैंक से 25% ले रहा है, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसी से 5% ले रहा है। लेकिन आप इधर आइए, मनी लेंडर, ये इनफॉर्मल सेक्टर है, 33% ले रहा है, रिलेटिव एंड फ्रेंड से 8% ले रहा है, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से 2% ले रहा है। तो हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि 2012 में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे थे भारत में, वो इनफॉर्मल सेक्टर से 25% और कोऑपरेटिव और आपके कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 25% और गवर्नमेंट एजेंसी से 1% ले रहा है, अदर इंस्टीट्यूशन से 5% ले रहा है। कुल मिलाकर जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जा रहा है वो 56% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। ठीक है, 56% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो 33% मनी लेंडर, 1% मनी लैंडलॉर्ड्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स 8%, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2%, टोटल हो गया 44%। तो ऑलमोस्ट 50% जनता जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रही है, वेराज कुछ 50% ही लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। ठीक है, आए समझ में? अब देखो हमें क्या जानना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन रूरल एरियाज द रिच हाउसहोल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज whereas the poor households are bound to take loans from the informal sector। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि हमें ये जानना जरूरी है कि जो रूरल एरियाज में अमीर घराने के लोग हैं उन्हें आराम से सस्ता लोन मिल जाता है बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से आराम से लोन मिल जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बेचारे, उनको बैंक से लोन नहीं मिल पाता है तो वो मजबूर होकर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन है, आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं क्रेडिट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में देखो आपके लोग जो है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक आपके आते हैं पुअर हाउसहोल्ड, एक आपके आते हैं हाउसहोल्ड विद फ्यू एसेट्स, एक आपके आते हैं वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स और फिर आपके आते हैं रिच हाउसहोल्ड। जो आपके पुअर हाउसहोल्ड है यानी कि गरीब के भी गरीब है,
फिर हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स का मतलब ठीक ठाक रह रहे हैं, वेल ऑफ का मतलब हो गया मिडिल क्लास फैमिली है, और फिर आता है रिच हाउस होल्ड, अमीर घराने के हैं। अब इसके बारे में देखो अलग स्टोरी देखने को मिल रही है भाई, यहाँ पर आपको दो अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो कलर है ये इनफॉर्मल सेक्टर का है, यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और जो आपको ये नीचे कलर मिल रहा है ये आपका फॉर्मल सेक्टर है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, पुअर हाउस होल्ड में आपको देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं 85%। अब आ जाओ हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स की बात करें तो इसमें 53% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड में आपको देखने को मिलेगा 28% ले रहे हैं, और जो रिच है वो 10% इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, यानी मनी लेंडर, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इनसे ले रहे हैं। अब आ जाओ दूसरे की बात करते हैं फॉर्मल सेक्टर की, तो जो गरीब है वो सिर्फ 15% गरीब ऐसा है जो कि बैंक से लोन ले रहा है। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स में 47% लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स में 72% लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन ले रहे हैं, और रिच हाउस होल्ड्स में 90% लोग ऐसे हैं जो कि बैंक से लोन ले रहे हैं। ये उसकी पूरी समरी लिखी है, 85 इनफॉर्मल, only 15 for formal, 53 informal, 47 from formal, 72 formal, 28 informal और 90 formal, 10 इनफॉर्मल। ये हमें देखने को मिला है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आज भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जाकर लोन ले रहे हैं। अब फॉर्मल सेक्टर में चूंकि बैंक्स आते हैं तो इसके ऊपर एक और बैंक बैठा हुआ है जो इन सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, जो कि है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका रोल क्या है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट मॉनिटरिंग में? आरबीआई क्या करता है, फॉर्मल सेक्टर लोन्स को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, देखता है कि भाई किस बैंक ने कितना लोन दिया और किस किस को लोन दिया। ऐसा तो नहीं बैंक ने सिर्फ अमीर लोगों को लोन दिया है ताकि उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो, गरीबों को लोन नहीं दिया, फार्मर्स को लोन नहीं दिया, ऐसा तो नहीं कर रहा है बैंक, ठीक है। आरबीआई ये भी कहता है, ये भी चेक करता है कि बैंक कम से कम अपने पास 15% कैश रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैंकों ने सारा का सारा उठाकर लोन दे दिया हो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। तो आरबीआई इस चीज को भी मॉनिटर करता है, ठीक है। आरबीआई क्या मांगता है, मंथली या पीरियोडिकली रिपोर्ट मांगता है हर बैंक से, जो हर बैंक को सबमिट करनी पड़ती है पीरियोडिकली, जिसमें उन्होंने बताना पड़ता है कि हमने किस किस को लोन दिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है, कौन कौन सा लोन दिया है और कैसा कैसा लोन दिया है। ये सारी चीजें बैंक को एक रिपोर्ट में आरबीआई को लिखनी पड़ती है। अब आता है नो मॉनिटरिंग ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। भाई फॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट सब फिक्स रहता है तो उसमें आरबीआई है मॉनिटर करने के लिए, लेकिन इस इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी नहीं है मॉनिटर करने के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके आते हैं ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अब इनको कौन मॉनिटर करेगा? अगर आपको इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भा रहा है तो आप इनसे लोन लीजिए, नहीं भा रहा है तो आप जाइए, आपको कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो कोई भी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करे। अगर आप फॉर्मल सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, जो व्यक्ति लोन दे रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाता है एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में 5% होगा तो इनफॉर्मल सेक्टर में 50% होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी नहीं है जो इस तरह की चीजों को रोक सके जिस तरीके से लोन दिया जा रहा है, ठीक है। अब आता है ड्रॉबैक्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के ड्रॉबैक्स क्या है? तो देखो भाई इनफॉर्मल सेक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जितना आदमी कमा नहीं पाता उससे ज्यादा उसको लोन वापस करने में लग जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो higher rate of interest also means amount to be repaid is greater than the income of borrowers। वही बात आ गई ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि जितना उसे फायदा नहीं हो पा रहा उससे ज्यादा तो उसको आपका ये बैंक का लोन इनफॉर्मल सेक्टर में लोन चुकाने में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो भाई बोरोवर की अर्निंग पर अफेक्ट होगा कि जितना वो कमा रही रहा उतना उसे देना पड़ रहा है। दूसरी चीज, लोग डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने से, लोग डिस्करेज हो जाते हैं कोई नया काम सेटअप करने से। कोई बिजनेस सेटअप करना, वो बोलेगा यार इतना पैसा मांग रहा है, 50 लाख का लोन चाहिए, इतना उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, कहाँ हम वापस कर पाएंगे 2-3 करोड़। तो लोग फिर क्या है, नया इंटरप्राइज, नई फैक्ट्री, नई इंडस्ट्रीज, नए बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो इनफॉर्मल लेंडर्स क्या करते हैं, अनफेयर और
एंड और अगर इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आप लोन वापस नहीं कर पाए तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो आपने लोन लिया है वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं अपना लोन वापस लेने के लिए। हाथापाई करेंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, कोई इसमें लिखा पढ़ी नहीं होती, कोई इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता, इसमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती, इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है, उसमें कोई आपका रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कितना पैसा अदा कर दिया, सब जबानी चल रहा है, वो कभी भी अपने जबान से मुकर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोजिशन ऑफ अनरीजनेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट, वही बात आ गई। अब आता है फॉर्मल सेक्टर, वाई शुड बी इंक्रीज, हमें फॉर्मल सेक्टर को क्यों इंक्रीज कर देना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है कि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोग इतना कमा नहीं पा रहे, लोग इतना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, जितना बना भी रहे हैं तो उनको उतना उससे ज़्यादा उन्हें अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वापस करना पड़ रहा है जो भी प्रॉफिट आ रहा है। तो इसलिए फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाना चाहिए। अब फॉर्मल सेक्टर में क्या है, लोग जो है वो अनाज उगाएंगे, बिजनेस करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उगा सकते हैं, तो ऐसे में क्या है, लोगों को बैंक से और कोऑपरेटिव से लोन दिया जा सकता है। और चूंकि यहाँ पर लोन जो है ऐसा नहीं है मनमाना तरीके से दिया जाएगा कि हम 10% पे ही देंगे, नहीं, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस पे मिलता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, लोग नया बिजनेस भी करेंगे, फार्मर खेती भी करेगा, प्रॉफिट भी होगा और बैंक से लोन लेकर अदा भी कर पाएंगे, ठीक है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, वही बात है, सस्ता लोन मिल जाएगा और अफोर्डेबल होगा कि आदमी उसे लौटा भी सकता है, ठीक है। शुड बी इंक्रीज पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया, ये जो फॉर्मल सेक्टर का लोनिंग है इसे हमें रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर से जाकर लोन लेते हैं, जिसके कुछ रीजंस हैं। अब बैंक जाएंगे तो वहाँ कागज़ चाहिए, फोटो चाहिए, आधार चाहिए, पैन चाहिए, एक दिन कागज़, फिर बैंक आना है, अगले दिन फिर आना है, तो गरीब व्यक्ति बोलेगा इतना कौन झमेला करेगा, चले जाएगा गांव के साहूकार के पास चले जाएंगे और बोलेंगे भाई आप हमें लोन दे दीजिए, 10,000 20,000 50,000 का लोन ले लिया, आराम से लौटाते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस करिए, लोगों को बोलिए कि आप फॉर्मल सेक्टर से लोन लीजिए। नाउ व्हाई इट इज़ ईजियर टू टेक इनफॉर्मल सेक्टर, why it is easier to take informal sector loan than the formal sector, वही बात आ गई कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना आसान क्यों है एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि भाई बैंक हर जगह अवेलेबल नहीं है, गांव में 10-20 गांव मिलाकर एक बैंक है, तो इसलिए आदमी नहीं जा पाता लोन लेने के लिए। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर में आपको चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, सैलरी स्लिप, पासबुक, सब चाहिए। अब गरीब आदमी ठेठ हिंदी बोलने वाला, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इतना चक्कर कौन लगाएगा बैंक में, अरे हम इनफॉर्मल सेक्टर से साहूकार साहब से ले लेंगे, ठीक है। कोलैटरल चाहिए, कोई चीज़ गिरवी रखना है, अब गांव में आप कोई जा रहे हैं लेने के लिए तो वहाँ कोई चीज़ गिरवी तो रखनी नहीं पड़ती, जाके चुपचाप ले आए, अदा कर देंगे बाद में। अब आपके घर में चाचा जी हैं या कोई बुआ जी है या मौसा जी है या मासी है, पैसा चाहिए तो क्या कोई चीज़ गिरवी रखते हैं? नहीं रखते, ऐसे ही ले जाते हैं, फिर अपना धीरे धीरे वापस करते रहते हैं, वो भी किया किया नहीं किया नहीं किया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये चीज होती है, बैंक में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। वेराज अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो चूंकि जिससे आप लोन ले रहे हो उसे आप पर्सनली जानते हैं, ऐसे आप पहले से जानते हैं, तो आपका काम बिना डॉक्यूमेंटेशन और कोलैटरल से हो जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर की लोन की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, आपका एक लोन खत्म हुआ नहीं, आप दूसरा लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में ये नहीं होता, जब आपका एक लोन खत्म हो जाएगा तभी आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि कितने हमने पैसे वापस कर दिए, लोगों को परेशान किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बाद भी, इन सब चीज़ों के बाद भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लोग ज़्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। अब आते हैं हमारे ये लास्ट टॉपिक, दैट इज योर SHG टॉपिक। SHG क्या होते हैं, ये आपके बेटा पर्टिकुलरली वुमेन्स का एक ग्रुप होता है, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। इसमें 15 से 20 औरतें हैं, ये लोग आपस में मिलती हैं, बैठती हैं, बातें करती हैं, अपनी अपनी सिक्योरिटी को पूल करती हैं, एक बड़ा अमाउंट बनाती है, फिर जाकर बैंक से लोन लेती हैं और छोटे छोटे बिजनेस अपने आप स्टार्ट करती है। ग्रुप का नाम ही है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी खुद की हेल्प करना। एक SHG में बेटा 15 से 20 औरतें होती हैं, ठीक है। मेंबर्स क्या करते हैं, स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ, ग्रुप से ही एक छोटा सा लोन ले लेते हैं ताकि अपने वो नीड्स को पूरा कर सकें, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत नॉमिनल होता है, जो एक मनी लेंडर चार्ज करता है उससे भी कम होता है, ठीक है। कुछ पीरियड के बाद क्या होता है, जब बैंक देखता है कि ये लोग रेगुलर सेव कर रहे हैं तो फिर बैंक के लिए ये लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं, ठीक है। जो लोन मिलता है SHG को वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं मिलता, क्योंकि उसमें 15 से 20 व्यक्ति हैं, 15 से 20 औरतें, ज़्यादातर औरतें ही होती हैं। तो इसमें
जो लोन दिया जाता है वो किसी के नाम पे नहीं दिया जाता है, बल्कि किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं दिया जाता है, बल्कि वो ग्रुप के नाम पर दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मली एसएचजी क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, लोन लेता है किस चीज के लिए, जमीन छुड़ाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, एटसेट्रा। गांव में सारी चीजें करने के लिए वो ये सामान खरीदता है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग लोन एंड सेविंग्स, वो सारे के सारे मेंबर्स मिलकर लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई कितना लोन लेना है, क्या पर्पस है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, रीपेमेंट कैसे होगा, एटसेट्रा, ठीक है। प्रीपेमेंट ऑफ लोन इज फॉलोड सीरियसली, जो आपने लोन लिया है उसको वो लोग कहते हैं सीरियसली इस चीज को फॉलो करिए ताकि आप लोन वापस टाइम पे कर पाए। दैट इज वाई, इसीलिए बैंक भी इनको लोन देने के लिए रेडी रहता है, विलिंग रहता है, जबकि इनके पास कोई भी एज सच कोलैटरल नहीं होती है। एडवांटेज क्या है कि भाई प्रॉब्लम नहीं है कोई कोलैटरल की, फैमिली लोन ले सकते हो, रीजनेबल रेट पे मिलेगा, औरतें जो है फाइनेंशियली मजबूत हो रही हैं, रेगुलर मीटिंग हो रही है, तो पैसे के साथ साथ सोसाइटी के और दूसरे मुद्दों को भी वो लोग डिस्कस कर लेती हैं। अब आता है ये लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टोरी ऑफ अ ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश में भी इस तरह का एक ग्रामीण बैंक था जिसको किसने बनाया था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बनाया था 1970 में। ये एक नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था 2006 में। 18 में क्या हुआ था, मेंबरशिप इंक्रीज कर गई थी, 9 मिलियन इंक्रीज कर गई थी 81,600 गांव में, ठीक है। और ज्यादातर कौन था इसमें, वुमेन्स थी, ज्यादातर इसमें वुमेन्स थी जो लोन ले रही थी। तो वुमेन्स ने इस लोन को लिया और टाइमली वापस भी किया। तो वुमेन ने इस चीज को प्रूव किया कि भाई हम एक रिलायबल बोरोवर्स हैं, और उस पैसे से उन्होंने छोटा मोटा अपना जो भी एंटरप्राइज है वो उन्होंने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। सो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ माइंड मैप ऑफ योर मनी एंड क्रेडिट। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने फिर से एक बार से पढ़ लिए, कोई भी चीज मैंने चैप्टर से नहीं छोड़ी है जो कि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। हर चीज मैंने यहाँ पर कवर करी है, हर एक चीज कवर करी है, ठीक है। तो So this is the end of your mind mapping series. तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। Thank you very much and have a good day.